हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू। आशा करता हूँ कि तुम लोग बहुत अच्छी तरह से हो, सब लोग स्वस्थ हो अपने अपने घरों पे। और आज का टॉपिक करने के लिए तुम लोग एकदम पूरा रेडी हो, पूरा तैयार हो। मैं आज सेकेंड ईयर का करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्दर कंटिन्यूएशन लेके आया हूँ। कल जो हमने किया था ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स, उसमें हमने किया था सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने देखा था। आज उससे फर्दर हम स्टडी करेंगे। चलो, आज जो हम स्टडी करेंगे वो है करंट डेंसिटी। वो हम स्टडी करेंगे करंट डेंसिटी। नोट डाउन करो। आज हम स्टडी करेंगे करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का अगर बेसिक डेफिनेशन अगर हम निकालें, करंट डेंसिटी का बेसिक डेफिनेशन है करंट पर यूनिट सरफेस एरिया। करंट पर यूनिट सरफेस एरिया, यही है इसका बेसिक डेफिनेशन। ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, जस्ट सिंपल समझाने के लिए मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं कि करंट पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये वेक्टर क्वांटिटी है डिनोटेड बाय जे वेक्टर, कैपिटल जे वेक्टर। ओके, डिनोटेड बाय कैपिटल जे वेक्टर। यानी किसी भी अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया से, हम लोग तो जानते हैं एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक एरिया वेक्टर का डायरेक्शन रहता है, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अगर ये एरिया हो गया ds, तो इस तरफ से रहेगा इसका ds वेक्टर का डायरेक्शन और इस तरफ से रहेगा उसका करंट डेंसिटी का डायरेक्शन। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जितने भी हमारे करंट दौड़ता है, जितने भी करंट पास होता है, उसी को बोलते हैं हमारा करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का बेसिक डेफिनेशन क्या हो गया? करंट पर यूनिट सरफेस एरिया। एक सरफेस एरिया से जितना अमाउंट ऑफ हमारा करंट निकलता है उसी को बोलते हैं करंट डेंसिटी, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द सरफेस, याद रखना ये एक बात, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, समझ में आया? यानी ये अगर हमारा सरफेस हो गया तो इसके परपेंडिकुलर थ्रू जितना भी हमारा करंट निकलता है उसी को बोलते हैं हमारा करंट डेंसिटी। किसी भी एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन, एरिया का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा परपेंडिकुलर सरफेस, और करंट डेंसिटी का भी रहेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। समझ में आया? उतार लो ये कॉपी पे। ठीक है, अच्छा। अभी कोई भी सरफेस अगर रहेगा ऐसे, मान लो कोई भी सरफेस अगर ऐसा रहता है, मान लो कोई भी सरफेस अगर ऐसा, तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा इधर। अगर ये सरफेस एरिया है ds, तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा इधर। अब परपेंडिकुलर टू द सरफेस इस तरफ से निकलेगा, ठीक है, इस तरफ से निकलेगा हमारा, मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ds का कौन सा यूनिट वेक्टर कंपोनेंट रहता है? ds cos थीटा। ये तो हम जानते हैं बेस कंपोनेंट। अगर किसी भी वेक्टर को हम रिजोल्यूशन करें, वेक्टर का रिजोल्यूशन हमने वेक्टर में पढ़ा है फर्स्ट ईयर पे, वेक्टर को रिजोल्यूशन किया जाता है। वेक्टर को हम स्प्लिट अप कर सकते हैं 2 और मोर कंपोनेंट्स में, जिसको एक हो गया हमारा बेस कंपोनेंट, दूसरा हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का हमारा कोई काम नहीं है। ds का अगर हम इसके थ्रू, इस सरफेस के थ्रू अगर हम निकाले तो कितना कंपोनेंट रहता है हमारा? ds cos थीटा, ठीक है, ds cos थीटा रहता है।
तो करंट डेंसिटी का डेफिनेशन हो गया, अगर मैग्नीट्यूड से हम लिखे, करंट डेंसिटी का अगर मैग्नीट्यूड से लिखे तो डी आई इज बाई डिवाइडेड बाई डी एस कॉस थीटा, करंट पर यूनिट सरफेस एरिया। करंट डेंसिटी जे वेक्टर, करंट डेंसिटी जे इक्वल टू मैग्नीट्यूड से अगर हम निकालें, इन मैग्नीट्यूड जे इक्वल्स टू डी आई बाई करंट पर यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, J इज इक्वल्स टू डी आई बाई डी एस। ये तो हो गया पहले का डेफिनेशन, अगर सरफेस एरिया ऐसे रहता है। ठीक है, अभी सरफेस एरिया हो गया थोड़ा इंक्लाइंड ऐसे, तो इसका बेस कंपोनेंट क्या रहेगा, डी एस कॉस थीटा, जो J हो गया हमारा डी आई बाई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, अभी डी आई इक्वल्स टू हो गया हमारा J डी एस कॉस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, ए बी कॉस थीटा यानी ए डॉट बी, यानी करंट इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड द सरफेस एरिया वेक्टर। करंट इक्वल्स टू जे वेक्टर यानी करंट डेंसिटी वेक्टर क्रॉस डॉट प्रोडक्ट ऑफ और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी और सरफेस एरिया वेक्टर। ओके, इन मैग्नीट्यूड हो गया ये, इन मैग्नीट्यूड हो गया इस, और वेक्टर सिंबॉलिकली इन वेक्टर डी आई इक्वल्स टू जे डॉट डी एस। ठीक है, और I इक्वल्स टू, इसको हम सरफेस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो सरफेस इंटीग्रेशन जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। समझ में आया, डबल इंटीग्रेशन जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। एक बात याद रखना, सिंगल इंटीग्रेशन जो है वो लाइन इंटीग्रल है, डबल इंटीग्रेशन जो है वो सरफेस इंटीग्रल है, और ट्रिपल इंटीग्रेशन जो है वो वॉल्यूम इंटीग्रल है। ठीक है, तो जे डॉट डी एस, अगर इसका हम सरफेस इंटीग्रल निकालें तो हो जाता है हमारा करंट आई। ठीक है, फटाफट उतार लो। ठीक है, चलो, कल हमने किया था रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस का हम कुछ डिपेंडेंस देखेंगे। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टर व रेजिस्टेंस, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टर व रेजिस्टेंस, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टर ऑफ और रेजिस्टेंस। क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है? नंबर वन, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, length of the conductor depends on length of the conductor. Number two, it depends on length of the conductor directly. It depends on area of the conductor inversely. Okay, and number three, it depends on टेम्परेचर। ठीक है, ये तीनों हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो पहले हम ऊपर का दो देखते, नंबर वन और नंबर टू हम देखते। नंबर टू में क्या बोला है
कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर डायरेक्टली, यानी रेजिस्टेंस अगर हम R पकड़ ले तो ये L के थ्रू डायरेक्टली डिपेंड करेगा, R प्रोपोर्शनल टू L, और रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो अगर इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर ले तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए हो गया, और R इक्वल्स टू सम कांस्टेंट हो गया ρ इंटू L बाई ए। ये जो कांस्टेंट है ρ, ये जो कांस्टेंट है ρ, इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो R इक्वल्स टू ρ, ये हमने क्लास 10 में भी पाया है, तो R इक्वल्स टू हो गया ρ इंटू L बाई, ये हो गया रेजिस्टिविटी। एवरी कंडक्टर का, हर एक कंडक्टर का रेजिस्टिविटी अलग अलग रहता है। ठीक है, अगर इस इक्वेशन पे हमने L इक्वल्स टू 1 मीटर बैठा दिया और A इक्वल्स टू अगर 1 मीटर स्क्वायर बैठा दिया तो R इक्वल्स टू हो गया हमारा ρ। अगर L की जगह पे 1 मीटर बैठा दिया, A की जगह पे 1 मीटर स्क्वायर बैठा दिया तो R इक्वल्स टू हो गया ρ। यानी रेजिस्टिविटी itself is a resistance when length of the conductor will be 1 meter and cross sectional area of the conductor will be 1 meter square. रेजिस्टिविटी itself resistance, रेजिस्टिविटी itself is a resistance कब? जब कंडक्टर का लेंथ हो गया हमारा 1 मीटर और उसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया हमारा 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक है R प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी लेंथ अगर बढ़ेगा, अगर किसी भी कंडक्टर का अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ता ही रहेगा, और अगर किसी भी कंडक्टेंस का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा हो गया तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसीलिए जो एकदम छोटा चिकना जो तार रहता है, एकदम छोटा, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना छोटा रहता है उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता है। ठीक है, इसीलिए घर के फ्यूज जो होता है, घर के फ्यूजों में एकदम पतला एकदम कॉपर का वायर हम यूज करते हैं। ठीक है, घर का जो हाउस होल्ड जो कनेक्शन रहता है, हमारा हाउस होल्ड कनेक्शन सब पैरेलल कनेक्शन रहता है, क्योंकि अगर हम सीरीज कनेक्शन में सब कनेक्शन कर दिया तो अगर एक अगर कंपोनेंट अगर खराब हो गया तो बाकी का सब कंपोनेंट अगर खराब हो जाएगा हमारा। और पैरेलल में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट स्विचेस यूज कर सकते हैं, डिफरेंट स्विच यूज करते हैं। अगर एक कंपोनेंट खराब हो गया तो दूसरे कंपोनेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अभी देखते हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर से कैसे डिपेंडेंट रहता है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर से ऐसे डिपेंडेंट रहता है, किसी भी कंडक्टर का, हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर पे थर्मल कंडक्टिविटी चैप्टर पे, किसी भी कंडक्टर का एल टी इज इक्वल्स टू L0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस T0। ये इक्वेशन हमने पाया था। अल्फा क्या था? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ठीक है, ठीक इसी तरह से रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर के थ्रू डिपेंडेंट रहता है। कैसे रहता है हम देखते हैं। वही इक्वेशन, उसी इक्वेशन से ही डिपेंडेंट रहता है कि आर टी इक्वल्स टू, यानी रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस T0। ओके, अल्फा टी माइनस T0 अल्फा टी हम लिख सकते हैं। तो इसी तरह से डिपेंडेंट रहता है हमारा रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर, विथ टेम्परेचर। ठीक है, ओके चलो
अभी हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। Relation between current density and electric field. So relation between current density and electric field. ठीक है, चलो ये देखते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि E इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी एल, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं V इज इक्वल्स टू ई डी एल। यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्टली भी हम अगर नहीं भी जाने तो हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2, यानी चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, इसका ही वैल्यू आता है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी क्लोज लाइन। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी क्लोज लाइन। ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, यही से ही आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डीवी, यहाँ पे होगा डीवी। अगर इसका लाइन इंटीग्रल हम कर दे तो हो गया V इंटीग्रेशन डीवी, और यहाँ पे लाइन इंटीग्रल आ गया ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, और ई डीएल भी लिख सकते डायरेक्टली। वेक्टर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई बात नहीं। तो इसका डीवी का मतलब क्या है? चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, और V भी लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। यही से आ गया। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू हो गया हमारा V1 माइनस V2 ई डॉट डीएल। ठीक है, अच्छा अभी देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम डायरेक्शन में रहता है तो ई डॉट डीएल हो जाएगा हमारा मैक्सिमम। तो हो गया हमारा V इज इक्वल्स टू हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एल कॉस 0 डिग्री इफ E and V are in same direction। अगर सेम डायरेक्शन में रहता है तो डॉट का वैल्यू आता है मैक्सिमम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट, ये आगे इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रेशन डीएल का वैल्यू आता है एल, तो E इंटू ये हो गया V इज इक्वल्स टू E इंटू एल। ठीक है, इफ J वेक्टर इज द करंट डेंसिटी, if J vector is the current density, so I is equals to हो गया हमारा J vector डॉट A वेक्टर और J vector डॉट DS वेक्टर। DS भी एरिया होता है, A भी हमारा एरिया होता है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी और एरिया अगर सेम डायरेक्शन पे है तो हो गया हमारा जे ए कॉस 0 डिग्री, तो इज इक्वल्स टू हो गया हमारा जे ए, करंट आई इक्वल्स टू हो गया हमारा जे ए। ठीक है, नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। V का वैल्यू बिठा देते हैं EL, I का वैल्यू यहां से बिठा देते हैं JA। ठीक है, और R का वैल्यू लिख देते हैं हम रॉ इंटू L डिवाइडेड बाई A। ठीक है, रॉ इंटू L डिवाइडेड बाई A। A हमारा कैंसिल चला गया, L हमारा कैंसिल चला गया, तो E इज इक्वल्स टू हो गया J इंटू रॉ। यहां तक समझ में आया?
यहाँ से V का वैल्यू हमने पुट कर दिया EL, यहाँ से करंट का वैल्यू JA हमने पुट कर दिया। ठीक है, ये तो ठीक है। DL का DX का इंटीग्रेशन क्या आएगा, X को DL का इंटीग्रेशन आ गया हमारा L। करंट इक्वल्स टू J वेक्टर यानी करंट डेंसिटी वेक्टर डॉट A वेक्टर, हमने देखा है पहले। तो डॉट का वैल्यू मैक्सिमम तभी आता है जब भी दोनों में एंगल कितना आता है, 0। तो हो गया JA cos 0 डिग्री, यानी हो गया हमारा JA। अभी I का वैल्यू JA हमने पुट कर दिया, R का वैल्यू ρ इंटू L बाई A हमने पुट कर दिया, पहले भी देखा है, पहले इक्वेशन से हमने जाना है। तो यहां से A कैंसिल चला गया, L हमारा कैंसिल चला गया, और आ गया E इक्वल्स टू J इंटू ρ। ओके, यहां तक समझ में आया? अभी यहां से तो E इक्वल्स टू आ गया J इंटू ρ, और करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू हो गया हमारा E डिवाइडेड बाई ρ। ओके, और J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू E। इस सिग्मा को बोलते हैं कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी और कुछ नहीं होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। 1 बाई ρ को हमने कंडक्टिविटी लिख दिया, कंडक्टिविटी का सिंबल आता है हमारा सिग्मा। तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E, और सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, जिसका डेफिनेशन है 1 बाई ρ। ठीक है, चलो अभी हम चलते हैं सेल की तरफ। बैटरी EMF सेल यानी इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी हम चलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। किसी एक स्टूडेंट कॉलेज में जाके कंफ्यूज हो गया। कैसे कंफ्यूज हो गया कि बायोलॉजी का टीचर आया तो उसने बोला सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, उसने कहा सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। फिजिक्स का टीचर आया, उसने बोला सेल इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का एक टीचर आया, उसने बोला सेल मीन्स जेल को हम सेल बोलते हैं। बेचारा कंफ्यूज हो गया, नेक्स्ट दिन से उसने पढ़ाई छोड़ दी। तो फिजिक्स में सेल है बैटरी, फिजिक्स में सेल है बैटरी, ये है प्लस, ये है माइनस। मैंने कहा था कि प्लस और बैटरी के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसको हम हायर पोटेंशियल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है लोअर टू हायर, और करंट मूव करता है हायर टू लोअर। ठीक है, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है, मान के चलते हैं हम करंट चलता है, और नेगेटिव टू पॉजिटिव चलता है हमारा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी इंटरनल रेजिस्टेंस देखो, केमिस्ट्री में तुम लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे तुम लोग सेल के जो डिफरेंट सेल्स है हमारे, जो डैनियल सेल है, जो लिक्लैंसिस सेल है, उन सेल के केमिकल कंपोजिशंस के बारे में तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम डिटेल्स में पढ़ोगे। लेकिन फिजिक्स में हमारा उतना कोई काम नहीं है, उतना कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ ऐसे मान के चलते हैं जो लिक्विड सेल है उसमें दो रहता है, एक है कैथोड, एक है एनोड। ये तो हम जानते हैं, एक तो कैथोड, एक एनोड, ये तो हम जानते ही है। ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अभी इंटरनल रेजिस्टेंस है द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल। ठीक है, टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ये हमारा इलेक्ट्रोड्स हो गया, और ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है
जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा करंट को फ्लो करने में बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ये तो हमारा इलेक्ट्रोड्स हो गया, इन्हीं दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में करंट फ्लो करने में जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है इलेक्ट्रोलाइट, उसी को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल। ठीक है, ये किताबी कोई डेफिनेशन नहीं है, जस्ट सिंपल बेसिक डेफिनेशन से रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल। ये जो इलेक्ट्रोलाइट जो भी इलेक्ट्रोलाइट हमारा रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड कुछ भी हो, जो भी इलेक्ट्रोलाइट हमारा रहता है, वही इलेक्ट्रोलाइट इन्हीं दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में करंट फ्लो करने में जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उसी को बोलते हैं हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ठीक है, यूनिट हमारा ओम ही है। रेजिस्टेंस कुछ भी हो, रेजिस्टेंस इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, कुछ भी हो, रेजिस्टेंस से रहता है, तो यूनिट हमारा सेम ही रहेगा, ओम। ठीक है, तो यही इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं? एक तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर इलेक्ट्रोलाइट का नेचर बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेट वाला अगर इलेक्ट्रोलाइट रहता है, तो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ठीक है, नंबर टू रहता है हमारा कि कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जितना ज्यादा हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन वाला हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ठीक है, नंबर 3 रहता है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, जितना कम डिस्टेंस रहेगा उतना रेजिस्टेंस कम रहेगा, और जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, जितना कम एरिया वाला हम इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, और अगर टेम्परेचर घटता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज मीन्स रेजिस्टेंस इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर अगर घटता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और उसके बाद किर्चॉफ्स लॉ हम स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच। और घर में रहो, पढ़ाई करते रहो, लॉकडाउन के पीरियड में घर से बाहर नहीं निकलना, पढ़ाई करते रहना। ठीक है, और ऑनलाइन क्लासेस में तो हम लोग हैं। थैंक यू सो मच।